दोस्तों मानिए कि आपके पास सुपर पावर्स है और वो जो पावर्स है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अब यहाँ पे आपके वर्ल्ड के अंदर जिनके पास भी ऐसी सुपर पावर्स है उन लोगों को एक्चुअली एस्पर्स नहीं तो साइकिक बुलाया जाता है। सो अभी यहाँ पे आप लोग क्या गैस कर सकते हो कि आपके साथ इस वर्ल्ड के अंदर किस तरीके का बिहेवियर किया जा सकता है। दोस्तों अभी आप लोगों के साथ एक्चुअली दो टाइप का बिहेवियर किया जा सकता है। सबसे पहला तो आपको गवर्नमेंट मिलिट्री में शामिल कर देगी एज एन अच्छे खासे सोल्जर के तौर पे। और फिर अगर हम लोग दूसरे मेथड को देखें तो ये जरा सा हाश है। अभी यहाँ पे आपके ऊपर अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होने लग जाएंगे और देखा जाएगा कि आपकी पावर का क्या सोर्स है और उसे कैसे रेप्लिकेट किया जाए दूसरे पर्सन के ऊपर भी, ताकि दूसरे लोगों को भी पावर मिल जाए। पर फिर अगर यहाँ पे ये जो सेकंड मेथड है वो आपके वर्ल्ड में हो रही है, सब इस मेथड को कौन रुकेगा आखिर। और अभी यहाँ पे यही सारी चीजें हम लोग इस एनिमे के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों इस एनिमे का नाम अल्टीमेट साइकिक स्वॉर्ड है। दोस्तों अभी यहाँ पे ये जो एनिमे है मैं इसे 3 पार्ट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको हर एक पार्ट के अंदर यहाँ पे 4 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। और दोस्तों अभी यहाँ पे मैं इस एनिमे का रीकेप एनिमे एक्सप्लेनेशन दूं उससे पहले मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में ज्यादा सी बातें बता देता हूँ कि हमें इस एनिमे के अंदर क्या देखने के मिलने वाला है। दोस्तों हमें इस एनिमे के अंदर एक व्यक्ति की स्टोरी लाइन दिखाई जाती है जिसका नाम क्योसुके हियोबू है और यही वो व्यक्ति है जो एस्पर्स होते हैं उनको बचाता है, जो भी यहाँ पे एस्पर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहता है। और अभी यहाँ पे पास में क्योसुके के साथ किसी ने धोखा किया था, पर फिर वो आगे चलते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना और फिर उसने साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी ओपन कर दी थी जिसका नाम है पैंड्रा। और दोस्तों अभी यहाँ पे जो पैंड्रा है वो एक्चुअली ये जो एस्पर्स होते हैं उन लोगों को बचाने का काम करता है। सो दोस्तों ये तो रही हमारे इस एनिमे के बारे में बिना स्पॉइलर के एक इंट्रोडक्शन। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता है हमारा एक्सप्लेनेशन। दोस्तों भी यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में हमें क्योसुके दिखाया जाता है जो अभी यहाँ पे मिलिट्री के ऊपर अटैक कर रहा होता है और ये एकदम भारी भी पड़ रहा होता है मिलिट्री के ऊपर। और फिर यहाँ पे मिलिट्री जो थी वो क्योसुके के सामने टैंक यूज करती है, पर टैंक भी यहाँ पे क्योसुके के सामने कुछ भी नहीं होता। पर फिर यहाँ पे क्योसुके थोड़ी देर तक आर्मी के साथ ऐसे मजे करते हुए वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर देता है और फिर जैसे सब कुछ एंड होता है फिर वो अपने आप से वहाँ पे सरेंडर कर देता है और वो कहता है कि मुझे जब आप अरेस्ट करिएगा तब मुझे यहाँ पे स्कूल की यूनिफॉर्म में ही अरेस्ट करना, मुझे प्रिजन रेस्ट नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे प्रिजन का सीन दिखाया जाता है और अभी ये जो प्रिजन है दोस्तों वो एक्चुअली एस्पर्स के लिए ही डिजाइन किया है, इसलिए अभी यहाँ पे सारे के सारे एस्पर्स ही हैं जिनके पास अपनी सुपर पावर्स है। और फिर अभी यहाँ पे जो प्रिजनर्स थे उन लोगों के बीच में एक फाइटिंग मैच चल रहा होता है और फिर में से एक बंदा जीत भी आता है। और फिर ये मैच जैसे ओवर होती है वैसे वहाँ पे क्योसुके आ चुका होता है इस प्रिजन के अंदर। और फिर वो जैसे यहाँ पे आता है वैसे उसकी वार्डन के साथ जरा सी बहस हो चुकी होती है जिससे कहां से इसको सॉलिटरी में डाल दिया जाता है और साथ साथ एक और व्यक्ति को सॉलिटरी में डाला जाता है क्योंकि अभी यहाँ पे उसी व्यक्ति ने क्योसुके के साथ वार्डन के साथ बदतमीजी की थी। सो इस वजह से दोनों को यहाँ पे सॉलिटरी में डाल दिया जाता है। और फिर अब जब ये दोनों सॉलिटरी के अंदर होता है तब वो लोग आपस में बात करते हुए एक दूसरे का नाम जानते हैं। इस दूसरे व्यक्ति का नाम एंडी है। और फिर अभी यहाँ पे जो क्योसुके होता है वो यहाँ पे एंडी के साथ थोड़ी देर बात करते हुए उसे एक ऑफर देता है कि उसके एंडी को एक्चुअली ऑफर देता है कि वो उसकी यहाँ से प्रिजन से बाहर निकलने में मदद करे और अभी यहाँ पे क्योसुके उसे बदले में उसकी ऑर्गेनाइजेशन पैंड्रा के अंदर लेके जाए। और फिर जैसे इन लोगों की डील साइन हो जाती है और फिर वैसे ही फिर यहाँ पे प्रिजन के अंदर लंच ब्रेक हो चुका होता है और फिर यहाँ पे ये लोग लंच करने आए होता है। और फिर जब यहाँ पे क्योसुके अपना खाना लेने जाता है तब यहाँ पे जो शेफ होता है वो क्योसुके के खाने के अंदर कुछ मिला देता है और ये चीज एक्चुअली क्योसुके भी नोटिस कर चुका होता है, पर फिर वो वहाँ पे कुछ बोलता नहीं है और एक खाना लेके जाता है और वो एंडी के साथ बैठ जाता है। और फिर अभी यहाँ पे ये जो क्योसुके होता है वो ये खुद इसका एक खाना नहीं खाता, वो एंडी को दे देता है। और फिर उसके बाद जैसे ही एंडी ये सारा खाना खा लेता है वैसे इन लोगों की जो लंच ब्रेक होती है वो ओवर होती है और फिर उसके बाद तुरंत ही इन लोगों की फिर से फाइट मैच चालू हो जाती है जहाँ पे इस बार भी एंडी फाइट कर रहा होता है। और अभी जब इस बार एंडी बैटल कर रहा था तब यहाँ पे वो एकदम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है जैसे उसने पहले किया था, क्योंकि अभी यहाँ पे जो खाना इसने खाया था उसके अंदर कुछ मिलाया गया था। सब इस वजह से एंडी के ऊपर उस चीज का इफेक्ट है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में ही उस एंडी का पेट खराब हो चुका होता है और फिर वो तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो चुका होता है। और फिर वो जब अगले सीन में अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और अभी यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो एक्चुअली प्रिजन से बाहर के एरिया में है। तो अब यहाँ पे ये लोग प्रिजन से बाहर आ ही चुके और फिर अब जो कि यहाँ पे एंडी होश में आ चुका है तो फिर अब यहाँ पे क्योसुके और एंडी इस हॉस्पिटल से भी एस्केप करने वाले होते हैं और ये लोग एस्केप करने के लिए
हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड एरिया से जाने लग चुके होते हैं। और जब लोग ये अंडरग्राउंड एरिया से जब जा रहे थे तब यहाँ पे उन लोगों के बीच में कुछ सोल्जर्स भी आता है, पर यहाँ पे ये लोग उनको मारते हुए चलता है। और फिर तब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो एंडी था वो एक्चुअली मिलिट्री के लिए भी काम कर चुका है। और फिर उसके बाद जैसे ये लोग अंडरग्राउंड एरिया को पास करता है वैसे ही वो लोग एक रूम में आ चुके होते हैं जहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे एस्पर्स के ऊपर। और अभी यहाँ पे ये जो पूरा प्रिजन था वो एक्चुअली यहाँ पे एस्पर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही बनाया गया था। और अब यहाँ पे हॉस्पिटल के इस पार्ट के अंदर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और फिर अब यहाँ पे कियोस्की को ये सब कुछ देखते हुए बहुत सा गुस्सा आता है और फिर तुरंत एंडी के पास जो गन थी वो उठाते हुए वहाँ पे जितने भी जो चीजें होती हैं उसे गन से जरूर शूट करने लग चुका होता है। पर फिर यहाँ पे इस पूरे प्रिजन का वार्डन आ चुका होता है और फिर अभी यहाँ पे जो वार्डन होता है वो उसके साथ एक मॉन्स्टर टाइप व्यक्ति को लेके आ चुका होता है। और ये व्यक्ति के ऊपर एक्चुअली बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसके पास भी कुछ अलग ही टाइप की पावर्स आ चुकी होती है जैसे एस्पर्स के पास होती है, बिल्कुल वैसे ही। और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। और फिर यहाँ पे कियोस्की उस मॉन्स्टर को देखते हुए उसके ऊपर नॉर्मल से अटैक करता है, पर वो जो अटैक्स होता है वो उसके ऊपर काम नहीं करते। और फिर तभी तुरंत यहाँ पे वो बैटल स्टार्ट हो जाता है कियोस्की और उस मॉन्स्टर के बीच में। और फिर जब कियोस्की थोड़ी देर तक बैटल करता है उसके बाद थोड़ी देर में उसे रियलाइज हो जाता है अगर वो इसी स्ट्रेंथ के साथ उसके साथ बैटल करेगा तो वो एक बैटल को कभी जल्दी से खत्म नहीं कर पाएगा। तो फिर वो तुरंत ही अपनी जो फुल पोटेंशियल होता है उसे लिमिटर की मदद से अनलॉक कर देता है। और फिर जैसे वो लिमिटर को अनलॉक करता है वैसे उसकी जो पावर्स होती है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी होती है। और फिर जिसका सामना ये मॉन्स्टर तक नहीं कर पाता है कि वो मॉन्स्टर कि उसकी सिर्फ एक ही अटैक से वहीं पे मारा जाता है। और फिर जैसे यहाँ पे वो उस मॉन्स्टर को मारा जाता है वैसे यहाँ पे कियोस्की एक ही चुटकी में वहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं उसे तबाह कर देता है। और फिर जैसे वहाँ पे तबाही स्टार्ट हो जाती है वैसे ही वो लोग वहाँ से निकल चुके होता है। और अब यहाँ पे जो व्यक्ति वहाँ पे ट्रैप्ड था मतलब जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे उस व्यक्ति को भी यहाँ पे कियोस्की लेके जा चुका होता है। और फिर अब जो कि ये लोग प्रिजन ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं तो अब ये लोग यहाँ से निकलने के लिए एक शिप यूज करता है जो सिर्फ अभी यहाँ पे सिर्फ कियोस्की को ही दिख रही होती है। पर फिर जैसे ही वहाँ पे एक वॉल पे हिट करता है वैसे ही वो जो शिप होती है वैसे ही वो शिप एंडी को भी दिखने लग चुकी होती है। और फिर अब यहाँ पे कियोस्की एंडी को याद दिलाते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ एक प्रॉमिस किया था, क्या तुम अब भी उस प्रॉमिस को निभाना चाहते हो या फिर नहीं। एंडी उससे कहता है कि एक सच्चा मैन कभी भी अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटता। और वो ऐसे बोलते हुए पैंड्रा को ज्वाइन कर चुका होता है। और फिर उसके बाद ये सभी ये शिप के ऊपर चढ़ चुके होते हैं और पैंड्रा इस प्रिजन के एरिया से जाने लग चुका होता है। पर फिर तभी वहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मैगी होता है जिसको अभी यहाँ पे एंडी के ऊपर भरोसा नहीं होता। और वो कियोस्की से कहता है कि क्या मैं सच में एंडी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे एंडी दिखाया जाता है जो अभी यहाँ पे ये शिप के बेसमेंट में होता है। और फिर वो अपनी पावर यूज करते हुए वहाँ पे अपने हायर अप से बात करता है। और अभी यहाँ पे हमें रिवील किया जाता है कि जो एंडी होता है वो एक्चुअली एक स्पाई होता है जिसे यहाँ पे हायर अप्स ने भेजा है पेन पैंड्रा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जासूसी करने के लिए। दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा एपिसोड 1 एंड होता है और अभी यही से ही हमारा एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें अभी यहाँ पे एक शिप दिखाई जाती है और अभी इस बोर्ड का नाम कैथोस्ट्रोफी है। और अभी यहाँ पे एंडी को आए हुए इस शिप के ऊपर 1 वीक हो चुका है। और फिर इसके बाद हमें कैथोस्ट्रोफी के अंदर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी यहाँ पे कियोस्की और बाकी सब लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे होता है जहाँ पता कर सके कि अभी यहाँ पे एंडी की क्या पावर है। और यहाँ पे एक्चुअली कियोस्की फिगर आउट कर चुका है कि एंडी की क्या पावर है, इसलिए वो यहाँ पे जो एक पेट था जिसका नाम मोमोतारू है उसकी मदद से वो एंडी के ऊपर अटैक करवाता है। और जैसे अटैक होते हैं वैसे वहाँ पे रिवील किया जाता है कि एंडी की जो पावर्स है वो एक्चुअली पावर को वहीं पे ही खत्म कर देना और साथ ही साथ जो दूसरे एस्पर्स हैं उनके सर में सर दर्द कर देना या फिर उन्हें डिजीनेस फील होना, ये मेन पावर्स है एंडी की। और फिर कियोस्की युगिरी से कहता है कि तुम्हें अभी यहाँ पे एंडी का माइंड रीड करो। और फिर वो तुरंत यहाँ पे उसका माइंड रीड करती है पर फिर वो उसका माइंड रीड नहीं कर पाती और तुरंत उसके सर में सर दर्द होने लग चुका होता है। और फिर इसके बाद इन लोगों की जो मीटिंग होती है वो वहीं पे एंड हो जाती है। और फिर अभी यहाँ पे जो एंडी होता है वो बेसमेंट में जाते हुए वहाँ पे फिर से अपने जो हायर अप्स होते हैं उनके साथ बातचीत करता है। और एंडी उनको रिपोर्ट करता है कि अभी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मेंबर्स हैं वो मुझे कोई खतरनाक नहीं लग रहे, वो भी एकदम नॉर्मल से ही है। पर हायर अप्स से रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम्हें जो लगता है उसे हमें मैटर नहीं है क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत खतरनाक है और ये बात तुम खुद भी जानते हो कि इन लोगों ने कितने सारे इलीगल काम किए हुए हैं। और फिर अभी यहाँ पे हायर अप्स एंडी का ऑर्डर देते कहते हैं कि जैसे तुम इन लोगों की लोकेशंस मिल जाए वैसे तुम मुझे जल्दी से बता दोगे कि ये लोग कहाँ पे हैं। और फिर इसके बाद इसका जो कॉल होता है वो यही पे एंड हो जाता है। और फिर हमें अगले सीन पे कियोस्की दिखाया जाता है और उसके बाजू में जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम मैगी है। और अभी यहाँ पे जो मैगी है उसे एक्चुअली एंडी के ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है एंडी का वो इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से इसको उसके ऊपर भरोसा नहीं है। और अभी यहाँ पे मेन प्रॉब्लम तो ये भी है कि एंडी के ऊपर कोई माइंड रीड नहीं कर सकता और ना ही कोई एबिलिटी काम कर सकती है क्योंकि उसकी एबिलिटी यही है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर देना दूसरे एस्पर्स की पावर से और किसी के भी माइंड रीड से भी।
तो इसी वजह से यहाँ पे मागी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है। और फिर तभी तुरंत ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे एंडी की एक टेस्ट ली जाए। और फिर अभी यहाँ पे एक्चुअली ये लोग ट्रेड पे जाने वाले थे, सो साथ में ये लोग एंडी को भी लेके जाएंगे और ये काइंड ऑफ एंडी का एक टेस्ट भी होने वाला है। और फिर उसके बाद अगली सुबह ये लोग निकल चुके होते हैं ट्रेड के लिए। और अब यहाँ पे जब ये लोग ट्रेड करने के लिए निकल चुके होता है तब इनके रास्ते में बीच में इनके ऊपर कोई अटैक भी करता है। पर अभी यहाँ पे मागी और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलके जितने भी जो लोग इनके ऊपर अटैक कर रहे थे वो उन्हें वहीं पे रोक देता है। और फिर इसके बाद जैसे ये लोग कम्प्लीटली इन सभी लोगों को रोक देता है वैसे फिर ये लोग अपनी ट्रेड करने के लिए निकल चुके होता है। और फिर रात को इन लोग की मेन ट्रेड होती है कारोल नाम के व्यक्ति के साथ। और अभी यहाँ पे जो एंडी होता है उसे दूर एक बिल्डिंग पे बिठाया जाता है जहाँ से वो स्नाइप कर रहा होता है कारोल के ऊपर। और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि जब जैसे क्योसुके उसे सिग्नल देगा वैसे वो कारोल को वहीं पे मार देगा। और दोस्तों अभी यहाँ पे जो कारोल है वो एक्चुअली क्योसुके का फ्रेंड है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब से वो इसका फ्रेंड है। और अभी यहाँ पे एक और चीज रिवील की गई है, क्योसुके की जो एज है वो एक्चुअली 80 इयर्स की है। पर अभी यहाँ पे जो क्योसुके है वो अपनी पावर यूज करते हुए अपनी एज को यहाँ पे छुपाते रहता है। और अब वो इसी वजह से वो अब तक बूढ़ा नहीं हुआ है। और फिर अभी यहाँ पे इन लोगों की जो ट्रेड की बातें होती है वो स्टार्ट होती है। और फिर तो एक तरह से बातचीत करने के बाद यहाँ पे क्योसुके एंडी को सिग्नल दे चुका होता है कि उसे अभी यहाँ पे शूट करना है। और अभी यहाँ पे जो एंडी होता है उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होती है उस कारोल को शूट करने के लिए। भले वो माफिया है पर वो फिर भी यहाँ पे किसी को शूट नहीं करना चाहता। और फिर तभी तुरंत ही वहाँ पे उन लोगों की जो डील होती है वो यहाँ पे वो ब्रेक होने लग चुकी होती है, यानी कि उनकी मीटिंग खराब हो रही है। यानी कि अभी यहाँ पे कारोल की तरफ से जो बॉडीगार्ड्स थे वो क्योसुके के ऊपर अटैक करने लग चुके होता है और वो यहाँ पे क्योसुके के ऊपर गन शूट कर चुके होते हैं। पर फिर तभी तुरंत यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि क्योसुके तो यहाँ पे अपनी पावर यूज करते हैं वहां से गायब हो चुका होता है। और अभी यहाँ पे जो कारोल के पास जो बॉडीगार्ड्स खड़े थे वहाँ पे तुरंत ही क्योसुके आ चुका होता है और फिर वो ही आपस में एक दूसरे को मार चुका होते हैं। और ये जो बॉडीगार्ड्स के ऊपर जो क्योसुके आ चुका था वो एक्चुअली सिर्फ एक इल्यूजन था, वहाँ पे रियल में कोई क्योसुके नहीं था, वो बस आपस से एक दूसरे को मार के वहीं पे मर जाता है। और फिर जैसे ये सब कुछ होता है वैसे फिर हमें वहाँ पे एंडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी यहाँ पे क्योसुके आ चुका होता है और मागी भी आ चुका होता है। अभी यहाँ पे जो एंडी होता है उसे क्योसुके को देखते हुए ऐसा लगता है कि क्योसुके अभी यहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारा गुस्सा करेगा, पर वो क्योसुके उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता, उसे उल्टा एक लिमिटर दे देता है ताकि अब एंडी के ऊपर भी इनकी पावर यूज हो सके। और अभी ये जो मागी होता है वो क्योसुके से कहता है कि एंडी ने बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया जैसा हमने प्लान किया था। तो अब यहाँ पे इन लोगों को एंडी के ऊपर ट्रस्ट हो चुका होता है और जैसे ट्रस्ट होता है वैसे वो लोग फिर से वो बिल्डिंग में वहाँ पे टेलीपोर्ट कर जाता है जहाँ पे इन लोगों की ट्रेड होने वाली थी। और फिर तभी वहाँ पे रिवील किया जाता है कि जो कारोल उन लोगों के सामने बैठा था वो एक्चुअली कोई एक ह्यूमन नहीं था, वो वहाँ पे एक रोबोट था। और अभी यहाँ पे जो असली कारोल था वो तो कोई और एक दूसरी बिल्डिंग में बैठा होता और वो वही से यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स को और ये रोबोट को कंट्रोल कर रहा था और साथ साथ प्रोटेक्शन भी दे रहा था। और ये जो कारोल है वो एक्चुअली हाई लेवल एस्पर है। पर अभी यहाँ पे कारोल क्योसुके को बिना कोई टाइम दिए तुरंत ही वो क्योसुके ऊपर अटैक कर चुका होता है। पर ये जो अटैक होता है वो क्योसुके रोक चुका होता है। और फिर तुरंत ही क्योसुके वापस से उसके जवाब में एक जोरदार सा अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पे कारोल तो मारा जाता है और साथ ही साथ जो बिल्डिंग्स होती है बीच में वो सब तबाह हो चुकी होती हैं। और दोस्तों अभी यहाँ पे एपिसोड में आगे बढ़े उससे पहले मैं यहाँ पे क्योसुके के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि उसके एक्चुअली जो अभी मेजर रैंक पे है वो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए एक्चुअली एक बार मरना पड़ा था और फिर वो जैसे ही मरा था वैसे वो वापस से जिंदा हुआ और फिर तुरंत ही उसने 2 लेवल का प्रमोशन मिल गया जिसकी वजह से वो आज मेजर की पावर पे है और साथ ही साथ उसकी पावर एकदम नेक्स्ट लेवल पे चलती है। दोस्तों आप जो कि यहाँ पे इन लोगों की जो ट्रेड थी वो अब एंड हो चुकी है, सब ये लोग वापस से अपने शिप पे निकल चुके होते हैं। आप फिर तय यहाँ पे हमें एक न्यूज दिखाई जाती है। अभी इस न्यूज के अंदर हमें बताया जाता है कि अभी यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो एक्चुअली एक सेरेमनी के लिए आने वाली है एक पार्टी के अंदर। आप फिर इसके बाद हमें वहाँ पे एंडी और बाकी सब दिखाया जाता है और फिर अभी यहाँ पे ये लोग बस यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर दोस्तों अभी यहाँ पे एपिसोड के एंड में हमें यहाँ पे 2 लोग दिखाए जाते हैं जो हेलीकॉप्टर से आए होते हैं और इनमें से एक बंदे का नाम मिनीमोटो है और वो एक्चुअली वो एक कमांडर है एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों हमारा एपिसोड नंबर 2 बस यही तक। अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की शुरुआत हमारे किंगडम ऑफ मुनार से होती है जो यूरोप में बेस्ड है। और दोस्तों अभी यहाँ पे एक्चुअली एक सेरेमनी होने वाली है और इस सेरेमनी का नाम द ब्लू स्टार डे है। और दोस्तों अभी यहाँ पे मेन जो मोटो है इस पूरी सेरेमनी का वो एक्चुअली ये है कि अभी यहाँ पे जो प्रिंसेस सोफी है वो एक्चुअली चैरिटी करती रहती है। और अभी यहाँ पे मेन अभी यहाँ पे जो सेरेमनी है उसके अंदर ये लोग यहाँ पे जो एस्पर्स है उनके साथ एकदम पीसफुली काम करने वाले हैं, यानी कि आप समझ लीजिए एस्पर्स को एकदम अच्छे खासे राइट्स दिए जाए, बस ऐसा ही कुछ। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे एक हॉल दिखाया जाता है और अभी दोस्तों यहाँ पे इसी हॉल के अंदर ये सेरेमनी कंडक्ट होने वाली है। और अभी यहाँ पे साथ में 2 व्यक्ति दिखाया जाता है जिनमें से जो चश्मा पहन रहा है उसका नाम मिनीमोटो है
है और अभी दूसरे बंदे का नाम साकाकी है। और दोस्तों अभी यहाँ पे ये जो दूसरे और लोग हैं वो एक्चुअली एस्पर ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, और कुछ लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। और अभी यहाँ पे जो एस्पर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक्चुअली एस्पर्स के साथ मिलते हुए या फिर आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वो लोग साथ में मिलके काम करते हैं। और अभी यहाँ पे साकाकी इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को देखते हुए उनको क्रिटिसाइज करने लग चुका होता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्या रियलिटी है ये एस्पर्स के ऊपर, क्योंकि एस्पर्स के ऊपर एकदम अच्छी तरीके से बिहेव किया ही नहीं जाता, उन्हें सिर्फ एक टूल की तरह यूज किया जाता है, सिर्फ पावर सोर्स के तौर पे। पर मिनीमोटो उसे मना करते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गैस के तौर पे आए हैं और तुम भूलो मत कि हम लोग यहाँ पे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ये सब कुछ बोलते हुए वो साकाकी को शांत कर देता है। और फिर तभी वो लोग वहाँ पे एक ग्रुप को देखते हुए बहुत से हैरान हो चुके होते हैं। अब ये जो ग्रुप होता है वो कियोसुके का ग्रुप होता है और फिर वो तुरंत ही वहाँ पे कियोसुके के पास जाके उनके साथ थोड़ी बहुत बहस करता है। और फिर तभी तुरंत ही मिनीमोटो उन सभी को वहीं पे रोक देता है। और फिर जैसे ये सारा मैटर शांत होता है और फिर वैसे कि यहाँ पे कियोसुके अपनी टीम के साथ यहाँ से जाने लग चुका होता है। और फिर वो जाते जाते एक चुटकी बजाता है जिसके कारण वहाँ पे लाइट चली जाती है और फिर बस थोड़ी देर में वापस से लाइट आ जाती है। पर अब यहाँ पे जो लोग होता है वो एक चीज को देखते हुए काफी हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पे जो दीवार होती है उसके ऊपर पैंड्रा लिखा होता है। और यहाँ पे जो पैंड्रा ऑर्गेनाइजेशन है आपको तो पता ही है कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको देखते हुए ये लोग बड़े हैरान होता है। और अभी यहाँ पे एक्चुअली कुछ लोग तो ऐसे ही समझ चुके होते हैं कि अगर यहाँ पे पैंड्रा का नाम आ चुका है तो कुछ ना कुछ तो इस जगह पे हो ही चुका है। और फिर उसके बाद हमें अगले सीन पे यहाँ पे दो लोग दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा परेशान से ही होता है। और फिर यहाँ पे मिनीमोटो और साकाकी आ चुके होते हैं। और अभी साकाकी इन दोनों को देखते हुए ऐसा समझ चुका होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो इनको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करता है। पर अब यहाँ पे ये दोनों वहाँ पे मना कर देता है कि हम लोगों को कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। और फिर साकाकी अपनी आईडी दिखाता है और फिर साथ साथ बताता है कि वो चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन है और वो लोग उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी पैंड्रा को यहाँ पे फेस किया है। सो ये लोग पैंड्रा के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो पर फिर अभी यहाँ पे वो दोनों अपना कोई डिसीजन ले उससे पहले यहाँ पे इस रूम के अंदर एक सोल्जर आ जाता है जो अभी यहाँ पे इन सभी को एक न्यूज दिखाता है। और अभी यहाँ पे जो न्यूज होती है उसे बताया जाता है कि यहाँ पे जो प्रिंसेस थी वो अब किडनैप हो चुकी है। और फिर अभी यहाँ पे जैसे ही सारी बातें इन दोनों को पता चल चुकी होती है कि प्रिंसेस अभी यहाँ पे किडनैप हो चुकी है, फिर तभी तुरंत ही वहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा था, वैसे दोस्तों अभी यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है वो एक्चुअली चीफ है। सो वो अभी यहाँ पे इन दोनों के ऊपर भरोसा कर चुका होता है कि ये लोग पैंड्रा को हैंडल कर सकते हैं या फिर उन्हें ढूंढ ही सकते हैं। सो अब इस वजह से वो अभी यहाँ पे प्रिंसेस को ढूंढने का काम इन दोनों को हाथ में दे देता है। और फिर अभी तुरंत ही वहाँ पे साकाकी इन सभी को एक पेन ड्राइव दिखाता है। और दोस्तों अभी यहाँ पे जो पेन ड्राइव है उसने यहाँ पे कियोस्के से ली थी। जब वो यहाँ पे कियोस्के के साथ जरा बहस करा था तब उसने यहाँ पे कियोस्के की जो पॉकेट होती है वहां से निकाल ली थी। और अभी यहाँ पे साकाकी को लगता है कि इसी पेन ड्राइव के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डिटेल्स है जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो पैंड्रा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करने वाली है और यहाँ पे प्रिंसेस भी कहाँ पे है। और फिर उसके बाद ये लोग निकल चुके होता है इस पेन ड्राइव के अंदर सारी डिटेल्स देखने के लिए। और फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस दिखाई जाती हैं जो बेहोश थी पर वो थोड़ी देर में होश में आ चुकी होती हैं। और फिर जैसे प्रिंसेस अभी यहाँ पे जाग जाती है वैसे वो इन सभी को सवाल पूछने लग चुकी होती है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे किडनैप क्यों किया। अब यहाँ पे कियोस्के उसे समझाता है। और दोस्तों अभी यहाँ पे बताया जाता है कि अभी यहाँ पे जो मेन किडनैपर है वो कोई पैंड्रा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो एक छोटी सी लड़की योगिरी जिसने यहाँ पे इस प्रिंसेस को किडनैप कराया था। और अब यहाँ पे प्रिंसेस को जैसे ये पता चलता है कि उसका किडनैपर ये छोटी लड़की है वैसे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता कि वो क्यों खुश हो रही है, वो आगे मैं बताऊंगा। और फिर तब यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो एक्चुअली पैंड्रा के जो मेंबर्स होता है उनको एक्चुअली एक रिक्वेस्ट करती है और काइंड ऑफ एक ऑफर भी देती है। एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली ये जो ऑफर होता है वो ये होता है कि अब यहाँ पे जो एस्पर्स है वो इनके कंट्री के अंदर एक साइड की जगह पे काम कर सकता है और वो लोग यहाँ पे एकदम फ्रीली रह पाएगी, यहाँ पे कोई परेशान नहीं करेगा। और दोस्तों अभी यहाँ पे जो मेन मोटो है इस प्रिंसेस का वो यही है ये जो एस्पर्स है उनके साथ भी एकदम अच्छे से ट्रीट किया जाए और इनको भी सारे राइट्स मिलने चाहिए जैसे नॉर्मल ह्यूमंस को मिलता है, बस वैसे ही। इन्हें कोई टूल की तरह ना समझे कि ये इनके पास पावर्स है तो हमें इन्हें बस टूल की तरह यूज करते रहना है। तो ऐसे कोई विचार नहीं है ये प्रिंसेस के। फिर क्यों उसके ज्यादा सोचने लग चुका होता है और फिर तभी उसे अपने पास की मेमोरीज आने लग चुकी होती है जो उसके हिसाब से बहुत सा बुरी है। तो तुरंत ही बाकी सारे मेंबर्स को यहाँ से अपने काम पे लौटा देता है। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे यहाँ पे वही चिल्ड्रन के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स दिखाए जाता है। और फिर अभी यहाँ पे ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। इन लोगों को लगता है कि अभी यहाँ पे जो पैंड्रा के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है वो यहाँ पे प्रिंसेस का
असासिनेशन करने के लिए उन्हें किडनैप करके लेके गए हैं। पर फिर अब यहाँ पे जो मिनीमोटो होता है उसे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रिंसेस का असासिनेशन होने वाला है। तो अब यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जो पेन ड्राइव है उसको ही ओपन करता है ताकि हमें कुछ डिटेल मिल जाए इनके बारे में। पर फिर जैसे ही वो पेन ड्राइव को पीसी में कनेक्ट करता है वैसे उनके सामने यहाँ पे गेम अपीयर हो चुकी होती है। और दोस्तों अभी यहाँ पे जो गेम है उसे अनलॉक करने के बाद या कह सकता है कि पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही ये लोग पेन ड्राइव का जो डेटा है वो हासिल कर सकता है। अगर ये लोग मारियो खेलेंगे तो पता नहीं कब तक एंड होगा यार। तो ये लोग कभी भी डेटा हासिल नहीं कर पाते। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे फिर से प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है और अब यहाँ पे वो छोटी लड़की योगिरी प्रिंसेस के लिए चाय पानी लेके आ चुकी होती है। और फिर वो वहाँ पर खाना देके वो तुरंत ही वहाँ से जाने लग चुकी होती है पर फिर प्रिंसेस उसे रोक देती है और फिर वो उसको वहीं पे रुक जाने की वहाँ पे रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो उस रूम में अकेली थी और उसको कोई चाहिए था जो उसके साथ बातचीत करे। और फिर दोस्तों अभी यहाँ पे योगिरी होती है वो भी काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है प्रिंसेस के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे क्योसुके का सीन दिखाया जाता है और अभी यहाँ पे क्योसुके के साथ यहाँ पे एंडी भी होता है। दोस्तों अभी यहाँ पे जो एंडी है वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अभी यहाँ पे जो किडनैपिंग है प्रिंसेस की वो अभी यहाँ पे योगिरी ने करवाई थी। अब इस वजह से वो जरा सा हैरान है। तभी क्योसुके उसे समझाता है कि अभी यहाँ पे जो योगिरी है और ये जो प्रिंसेस है उनके बीच में पास्ट का कोई ना कोई कनेक्शन है। इस वजह से अभी यहाँ पे ये योगिरी ने हमें रिक्वेस्ट दी थी प्रिंसेस को बचाने की। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रिंसेस है उसके ऊपर पहले से ही एक असैसिनेशन होने वाला था और ये चीज एक्चुअली योगिरी प्रिडिक्ट कर चुकी थी। सो इस वजह से यहाँ पे उसने क्योसुके को यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी और अभी यहाँ पे क्योसुके इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता था क्योंकि अभी यहाँ पे योगिरी ने पहले कभी कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की थी। और ऊपर से यहाँ पे क्योसुके के लिए यहाँ पे जितने भी जो एस्पर्स है वो एक फैमिली की तरह ही है। सो वो क्यों मना करेगा। और फिर उसके बाद फिर से जहाँ पे प्रिंसेस को किडनैप किया था वहाँ का सीन दिखाया जाता है। अभी यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो क्योसुके को यहाँ पे रिक्वेस्ट करती है कि उसको बाहर घूमने जाने दिया जाए योगिरी के साथ। और ये जो मेन रिक्वेस्ट होती है वो योगिरी ने की होती है। और फिर यहाँ पे क्योसुके थोड़ा सोचने के बाद इनकी परमिशन को हाँ कर देता है। पर यहाँ पे एंडी को ये सुनते हुए अच्छा नहीं लगता क्योंकि कौन अभी यहाँ पे ऐसा कर सकता है। एक तो आपने प्रिंसेस को किडनैप किया और आप उसे घूमने भी दे रहे हो ओपन में, ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और फिर उसके बाद अगले सीन पे यहाँ पे चिल्ड्रंस के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर दिखाए जाते हैं और ये लोग अभी भी यहाँ पे बिजी होता है वो गेम को कंप्लीट करने में। और फिर यहाँ पे वो दो व्यक्ति आ चुके होता है। वो चीफ उन लोगों को एक चीज इन्फॉर्म करता है कि अभी यहाँ पे जो सिटी है उसके अंदर बहुत सारी प्रिंसेस दिखने लग चुकी है। दोस्तों अभी यहाँ पे जो प्रिंसेसेस हैं वो अभी यहाँ पे सिर्फ इल्यूजन है इन लोगों का जो अभी कास्ट किया गया है पेंड्रा की तरफ से। तो अब यहाँ पे इस वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है प्रिंसेस को ढूंढने में। पर फिर वो लोग तो अपनी जो गेम होती है उसे कंटिन्यू रखते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग इस गेम को कम्प्लीटली खत्म कर चुके होते हैं और जो फाइल होती है वो ओपन हो जाती है और फिर वो लोग लैपटॉप में कनेक्ट करके उसे ओपन भी करते हैं। और फिर वो जैसे ही ओपन करते हैं उनके सामने बहुत सारा डेटा ओपन हो चुका होता है और ये जो डेटा होता है वो एक्चुअली इनके सिटी के ऊपर बेस्ड होता है कि जैसे कि जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है वो इनके पेन ड्राइव के अंदर आ चुके होते हैं जिसको देखने के लिए यहाँ पे जो चीफ होता है वो मना कर चुका होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स तुम नहीं देख सकते हो क्योंकि कौन गवर्नमेंट अपनी ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा देगा किसी दूसरे कंट्री के व्यक्ति को, भले यहाँ पे इनकी प्रिंसेस किडनैप क्यों ना हो चुकी हो। सो इस वजह से और फिर जैसे मिनीमोटो को यहाँ पे मना कर दिया जाता है ये रिसर्च करने से, तो फिर वो तुरंत ही जस्ट सोचने लग चुका होता है कि अभी यहाँ पे जो पेन ड्राइव है उसके अंदर ये जो पॉपुलेशन है और गवर्नमेंट के अंदर की डिटेल्स है वो सारी चीजें क्यों है, इसका कोई ना कोई तो सेंस होगा। तो फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद उसे तुरंत ही एक आइडिया आ चुका होता है और फिर वो यहाँ पे उस चीफ को एक चीज मांगता है। और फिर उसके बाद अगले सीन पे यहाँ पे प्रिंसेस का सीन फिर से दिखाया जाता है और अभी यहाँ पे एंडी, प्रिंसेस और योगिरी एक्चुअली एक ऑर्फनेज पे आ चुके होता है। और दोस्तों अभी यहाँ पे जो ऑर्फनेज है वो एक्चुअली योगिरी का ऑर्फनेज है, मतलब वो यहाँ पे पहले रहती थी और ये चीज ये प्रिंसेस को भी याद है। और दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो प्रिंसेस थी वो एक बार यहाँ पे इस ऑर्फनेज में आई थी और ये जो अभी ऑर्फनेज बंद पड़ा है वो एक्चुअली उस टाइम पे चालू था, पर अब यहाँ पे जैसे उनके नए ऑर्फनेज बन गए तो वैसे इसे बंद कर दिया गया है। पर अब हम लोग वापस से टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो प्रिंसेस है वो चैरिटी के काम करती रहती है और फिर वो अब वो सारे साथ ऐसे जो ऑर्फनेज के बच्चे होते हैं उनको मिलने जाती रहती है। सो अभी यहाँ पे वो योगिरी से मिली थी और फिर अभी यहाँ पे जो योगिरी को जब उसने मिला था वो बस एक ही दिन था और फिर उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे योगिरी गायब हो चुकी थी।
इसके बाद से कोई भी वो यूगिरी से नहीं मिल पाई थी। और वेल मैं अभी यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि अभी यहाँ पे यूगिरी प्रिंसेस को इतना पसंद क्यों करती है। अभी यहाँ पे जब प्रिंसेस उसको मिलने के लिए नहीं आई थी तब वो ऑर्फनेज के अंदर सिर्फ एक लौती लड़की थी जो एस्पर थी, मतलब उसके पास पावर्स थी और साथ साथ उसके साथ कोई लोग खेलता भी नहीं था, वो अकेले ही बैठी रहती थी एक जगह पे कोने में। पर फिर यहाँ पे प्रिंसेस आई थी, उसने उसके साथ खेलने का पहले ऑफर दिया और फिर वो उसके साथ खेली भी थी। सो इस वजह से यहाँ पे प्रिंसेस को वो पसंद करती है। और फिर अब जैसे अभी यहाँ पे ये सारी जो पास की मेमोरीज हैं वो खत्म होती हैं, वैसे तुरंत ही वहाँ पे ये कंट्री के जो हायर अप्स थे वो अभी यहाँ पे आ चुके होते हैं। उनके बीच में अभी यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोस्टर है। एंडी जैसे ये सारे हायर अप्स को देखता है वो तुरंत ही कहता है कि हम लोग वैसे पकड़े गए। पर फिर तभी तुरंत ही वहाँ पे जो गोल्डन हैंड में जो बंदा है वो अभी यहाँ पे तुरंत अपनी गन निकालता है और वो प्रिंसेस के ऊपर पॉइंट करने लग चुका होता है। और दोस्तों अभी यहाँ पे जो बंदा है वो क्यों यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो प्रिंसेस यहाँ पे जो एस्पर्स के ऊपर जो फंडिंग करने वाली थी वो उससे खुश नहीं है। उसे लगता है कि इन लोगों के ऊपर पैसा वेस्ट करने से अच्छा हम लोग टेक्नोलॉजी और बाकी जो डिफेंसेज हैं उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो प्रॉफिटेबल रहेगा। ये फालतू के एस्पर्स के ऊपर पैसा वेस्ट करना बहुत बेकार चीज है। तब वो इस वजह से यहाँ पे प्रिंसेस को मारने के लिए आने वाला था और ये वो रियल बंदा है जो प्रिंसेस को असैसिनेट करने वाला था। और फिर अभी यहाँ पे जैसे ये सब कुछ होने लगता है वैसे अभी यहाँ पे यूगिरी अपनी धीरे धीरे करते हुए अपनी फुल पावर रिलीज करने लग चुकी होती है। पर फिर तभी तुरंत ही वहाँ पे क्योसुके आ चुका होता है और वो यहाँ पे अपनी थोड़ी सी पावर यूज करते हुए वो गन तोड़ देता है। और फिर तुरंत ही यहाँ पे जो दूसरे हायर अप्स होता है वो उस व्यक्ति को वहीं पे अरेस्ट कर चुके होते हैं। और फिर अब जो कि यहाँ पे सब कुछ मामला सेटल हो चुका है, प्रिंसेस एकदम सेफ हो चुकी है और यूगिरी की जो रिक्वेस्ट थी और वो भी पूरी हो चुकी है और यूगिरी और प्रिंसेस मिल भी चुकी है वापस से। तो अब यहाँ पे जो पैंड्रा का जो मेन काम था वो अब खत्म हो चुका है। तो अब जैसे इनका काम खत्म होता है वो फिर तुरंत यहाँ पे प्रिंसेस को वापस लौटाते हुए यहाँ से निकल चुके होते हैं। दोस्तों हमारा एपिसोड नंबर 3 बस यही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट एपिसोड नंबर 4। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत एक मीटिंग से होती है। अब यहाँ पे जो मीटिंग है वो एक्चुअली एंडी और उसके हायर अप्स के बीच में हो रही होती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि अभी यहाँ पे जो एंडी है वो एक्चुअली इस शिप के ऊपर एक डिवाइस है इसके पीछे पड़ा हुआ है, पर वो एक्चुअली वहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास अभी वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। तो इस वजह से ही अभी यहाँ पे जो हायर अप्स है वो ज्यादा से नाराज है क्योंकि अभी यहाँ पे ये जो मिशन है उसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगा दिया गया है और साथ साथ कुछ एजेंट्स को भी इस काम में लगाया गया था। तो अब यहाँ पे सारी चीजों की जिम्मेदारी यहाँ पे एंडी के ऊपर है। अगर यहाँ पे एंडी फेल हो गया तो सब कुछ फेल हो जाएगा और ये लोग ये नहीं चाहते हैं। और अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा। अभी यहाँ पे ये जो हायर अप्स हैं उनको खुद को भी यहाँ पे एंडी के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं है कि वो ये मिशन कर पाएगा। अभी आप लोग कहोगे कि अगर भरोसा ही नहीं है तो इसे मिशन पे क्यों भेजा। अभी यहाँ पे एंडी के पास एक ऐसी पावर है जो एक सीक्रेट है, अभी फिलहाल नहीं बता रहा मैं, वो एक सीक्रेट टाइप की पावर है जो इस मिशन के लिए एकदम परफेक्ट है। सो इस वजह से यहाँ पे एंडी को भेजा गया है इधर मिशन पूरा करने के लिए। अब अभी यहाँ पे जैसे मीटिंग ओवर होती है फिर अभी यहाँ पे जो एंडी होता है वो एक बार फिर से ट्राई करता है कि वो जहाँ पे वो डिवाइस रखा गया है वहाँ पे जाने की। पर फिर वो जैसे ही वहाँ पे जाता है वैसे ही वहाँ पे पता चलता है कि वो वहाँ पे जा ही नहीं सकता क्योंकि बिना एंट्री पास के वो अंदर नहीं जा सकता। और अभी वो एक न्यू भी है, सिर्फ वो उस जगह पे आया हुआ है और पूरी तरह से भी इन लोगों का ट्रस्ट एंडी के ऊपर नहीं आया है। सो इस वजह से इसके पास वो पास नहीं है वहाँ पे अंदर जाने का। और अभी जब यहाँ पे एंडी यहाँ पे आया था तब उसको यहाँ पे एक व्यक्ति देख भी चुका होता है और उसके साथ सवाल जवाब करने लग चुका होता है कि वो अभी यहाँ पे क्यों आया है और वेल यहाँ पे आना मना है। अगर यहाँ पे किसी भी आना है तो बिना पास के तुम अंदर आ नहीं सकते, तुम्हें यहाँ पे पास की जरूरत होगी। तो बस वो यहाँ पे थोड़ी पूछताछ करने लग चुका था एंडी के साथ। और फिर वहाँ पे अचानक से ही ये शिप के ऊपर अटैक होने लग चुके होते हैं जिसकी वजह से ये बोट थोड़ी सी अनस्टेबल होती है। और अब यहाँ पे जो अटैक है वो एक्चुअली मिनीमोटो ने कराया था ये पैंड्रा की जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उन्हें अरेस्ट कराने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको पहले बताया गया था कि पैंड्रा एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो बस ये लोग यहाँ पे उन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं। और अब यहाँ पे मेनली इन लोगों के ऊपर अटैक कराने के लिए 3 व्यक्तियों को भेजा गया था और ये 3 व्यक्ति एक्चुअली बैबल ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और अभी यहाँ पे जो 3 व्यक्ति हैं वो खुद एस्पर्स हैं। और अभी यहाँ पे जो एस्पर्स हैं वो कोई नॉर्मल एस्पर्स नहीं है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ काम करता है और ये लोग एक्चुअली चिल्ड्रंस के साथ भी काम करते हैं। मतलब अभी यहाँ पे जो ग्रुप है 3 एस्पर्स का उन्हें बैबल बुलाता है और अब यहाँ पे जो बैबल है उन्हें चिल्ड्रंस नाम की ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है और चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो बस ये एक पूरा सर्कल है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का।
और अगर मैं एकदम सरल भाषा में बोलूँ तो ये पूरी बैबल को एक्चुअली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एकदम सीधी भाषा में। और फिर अभी तुरंत ही बैबल की जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर होता है वो अभी यहाँ पे शिप को कनेक्ट कर चुके होता है और उनके साथ बातचीत करने लग चुके होता है। और लोग यहाँ पे बस यहाँ पे सिर्फ इतना इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग तुम लोग को अरेस्ट करने वाला है और अगर तुम लोग ठीक ठाक रहना चाहते हो तो सरेंडर कर सकते हो, बस इतना ही। पर फिर अभी यहाँ पे इनकी जो शिप होती है उनके सामने ही एक लेडी उड़ रही होती है और दोस्तों यहाँ पे जो उड़ रही है वो एक्चुअली पावरफुल एस्पर है कि उसकी तुरंत ही अपनी शिप की जिम्मेदारी इन बाकी मेंबर्स को देता है और वो खुद तुरंत ही शिप के बाहर जाके उस लेडी के साथ हेड टू हेड बैटल करना स्टार्ट कर चुका होता है। और फिर जब यहाँ पे क्योस के उसके साथ बैटल कर रहा था तभी दूसरी ओर एंडी भी अभी यहाँ पे एक्चुअली शिप के अंदर घूम रहा था। पर फिर वो तभी तुरंत ही वहाँ पे दो एस्पर आ चुके होता है और फिर वो तुरंत ही यहाँ पे एंडी के साथ जो व्यक्ति था वो उसे वैसे गायब कर चुके होते हैं। और जैसे ये लोग गायब कर रहे हैं वो एक्चुअली टेलीपोर्ट कर चुके होते हैं उनके अरेस्ट स्टेशन की तरफ। मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे ये शिप के अंदर जितने मेंबर्स हैं उन्हें जहाँ पे अरेस्ट करके रखना चाहिए था वो लोग वापस सीधा टेलीपोर्ट करते जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे एक और चीज है, जब यहाँ पे ये लोग एस्पर्स जब एंडी पर अटैक करे उससे पहले जो एंडी होता है वो उसका लिमिटर बंद कर चुका होता है। सब इस वजह से यहाँ पे इन दोनों एस्पर्स की जो पावर की एबिलिटी है वो काम नहीं करने वाली एंडी के ऊपर। और ये चीज देखते हुए वहाँ पे एक एस्पर बहुत हैरान होती है क्योंकि उसकी पावर काम नहीं कर रही है और एंडी भी उसे कब्जे में ले चुका होता है। पर फिर तभी वहाँ पे एक एस्पर आती है और वो एंडी को वहाँ पे ट्रैप कर चुकी होती है। और फिर थोड़ी देर वो दोनों एस्पर्स एंडी के साथ बात करता है और फिर बात करते करते उन लोगों को पता चल चुका होता है कि इसके पास कोई की नहीं है इस शिप को कंट्रोल करने की। सो फिर ये यहाँ पे एंडी को अकेला छोड़ के जाने वाला होता है। पर फिर अभी एंडी यहाँ पे कुछ सोचता है और फिर वो इन लोगों को कन्विंस कर चुका होता है कि यहाँ पे ये लोग उसे हॉस्टेज की तरह यूज करे। और फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं, वो यहाँ पे एंडी को हॉस्टेज की तरह यूज करते हुए शिप की जो कंट्रोलिंग एरिया होती है वहाँ पे अटैक कराता है और वो लोग इस चीज में सक्सेसफुल भी हो चुके होते हैं। ये पूरा कंट्रोल शिप का ले चुके होता है और शिप को एक डायरेक्शन में डाइवर्ट भी कर चुके होता है जहाँ पे ये लोग अरेस्ट हो चुके। वहाँ पे इन लोगों ने लोकेशन सेट कर दी होती है और शिप ऑटोमेटिकली उधर जाने लग चुकी होती है। और फिर अब यहाँ पे जैसे एंडी को थोड़ा मौका मिलता है वो तुरंत फिर वहाँ पे वो शिप के ऊपर डिवाइस ढूंढने निकल चुका होता है। और फिर वो जैसे वो जगह पहुंच चुका होता है वहाँ पे तुरंत ही क्योस के आ चुका होता है और फिर वो एंडी को शिप की कंट्रोलिंग एरिया में वापस लेके जाता है। और फिर वो लोग आपस में बात करते हैं और फिर वो लोग डिसाइड कर चुके होते हैं अब यहाँ पे क्योस के इन लोगों की शिप पे जाएगा और फिर वो इस शिप का कंट्रोल वापस से लेके आएगा ताकि ये शिप को इन लोगों से बचाया जाए। पर फिर अभी जैसे यहाँ पे क्योस की जाने वाला था वैसे ही यहाँ पे एंडी उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो चुके होता है उन लोगों की शिप के ऊपर, समझ सकते हो कि पुलिस की शिप के ऊपर। और फिर जैसे वो लोग उस शिप पे आ चुके होता है वैसे तुरंत ही वहाँ पे जिन लोगों को भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था उन लोग वो लोग वापस से टेलीपोर्ट कर देता है कैथोस्फीयर के ऊपर। और फिर जब ये लोग यहाँ पे इन लोग आजाद करते हैं वैसे तुरंत ही वहाँ पे फिर से बैबल के लोग आ चुके होते हैं और फिर क्योस के ये सारे बैबल के मेंबर्स को संभालता है और एंडी यहाँ पे ये शिप का कंट्रोल लेने के लिए वापस जाता है। और जब वो यहाँ से जा रहा होता है तब उसके सामने एक लेडी आती है जो खुद भी एक एस्पर है और ये एक्चुअली चिल्ड्रंस के अंदर की मेंबर है और अभी फिलहाल इसी के पास ही ये पूरे शिप का कंट्रोल भी है, मतलब कि क्योस के शिप का कंट्रोल इसके पास ही है। और फिर क्योस के उसके साथ थोड़ी देर ऐसे बैटल करता है उससे वापस से शिप का कंट्रोल लेने में। पर फिर जैसे एंडी को एकदम अच्छा खासा मौका मिल जाता है वो तुरंत ही अपनी दूसरी आंख होती है उसकी पावर यूज करता है। और अभी यहाँ पे मैं इसकी पावर जरा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों अभी यहाँ पे एंडी के पास एक्चुअली दो पावर्स है। पहली पावर्स तो इसको खुद को प्रोटेक्ट करने की, यानी कि कोई भी एस्पर की पावर इसके ऊपर काम नहीं करेगी। और अभी यहाँ पे दूसरी मेन पावर कि अगर किसी भी एस्पर का हाथ पकड़ते हुए या फिर उसे पकड़ते हुए उसकी आंख में देखेगा तो फिर वो जो एस्पर होगा कुछ लिमिटेड टाइम के लिए उसकी जो मेन पावर होगी वो फ्रीज हो जाएगी, वो एस्पर अपनी पावर यूज नहीं कर सकता। सो बस वो इस वजह से वो उस लेडी को हरा देता है और फिर शिप का कंट्रोल वापस हासिल कर लेता है। पर फिर वो जैसे ही शिप का कंट्रोल वापस से लौटा देता है वैसे तुरंत उसके पीछे मिनी मोटो आ चुका होता है। पर फिर वो मिनी मोटो के ऊपर भी बहुत सा भारी पड़ता है और फिर एक अच्छा सा चांस देखते हुए उस शिप पे से जंप मार लेता है और जंप मारते ही कि उसे बचा चुका होता है। और वेल अब यहाँ पे सब कुछ चीजें हो ही चुकी है, सब ये लोग वापस से अपने शिप पे आ चुके होता है। और जब शिप पे आता है तब यहाँ पे एंडी को इस पूरे शिप की पास मिल चुका होता है। अब एंडी यहाँ पे पूरे शिप के अंदर कहीं पे भी जा सकता है। अब ये लोग एंडी के ऊपर ट्रस्ट करने लग चुके हैं। पर फिर अभी यहाँ पे एक बड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पे जो बैबल के मेंबर्स थे उन लोगों की जो पावर होती है वो चिल्ड्रंस के मेंबर्स एकदम हाई लेवल पे लेके जाते हैं और फिर ये लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा पावरफुल एस्पर्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। पर फिर अभी यहाँ पे क्योस के फिर से बाहर आता है शिप के और फिर वो अपना लिमिटर बंद करता है और फिर वो बस सिर्फ एक ही ब्लो के अंदर यहाँ पे इन लोगों को ढेर कर चुका होता है। और फिर अब जैसे ये लोग ढेर हो चुके होता है वैसे अभी यहाँ पे एक चीज बताई जाती है। अभी यहाँ पे जो शिप है वो सिर्फ पानी पे नहीं रह सकती, वो शिप उड़ भी सकती है। और फिर वो शिप तुरंत ही वहाँ से उड़ने लग चुकी होती है जिसको देखते हुए वहाँ पे जितने और लोग होते हैं
वो काफी से हैरान होता है। और अब यहाँ पे जो डिफेंसेस नीचे लगाए गए थे वो सब फेल होते जा रहे होता है। और अब यहाँ पे जो कैथोस हुई होती है वो तुरंत ही एक पोर्टल का यूज करते हुए इस जगह से निकल चुकी होती है। तो दोस्तों आज का हमारा एक्सप्लेनेशन बस यही था। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे फिर से मिलूंगा इस एनीमे के अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।